की बात कर रहे थे, तो सोशल इश्यूज़ में ये क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़, एनुमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। सो इसमें जो टॉपिक है आपका सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। और इसमें ये पूछ रहा है कि कैसे इंडियन सोसाइटी में किस तरह से जो उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो तो हैं, लेकिन हम कुछ नई वैल्यूज़ भी अडॉप्ट कर चुके हैं। सो ये मतलब किस तरह से उसमें जो हमारी कंटिन्यूटी हो रही है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो उनको कहाँ अभी भी हम कैसे लिए हुए हैं, और उसके बाद अभी जो चेंजेस हैं उनको भी पूछ रहे हैं। तो इनको हमें दोनों चीज़ों को बतानी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इंडियन सोसाइटी का फ़ीचर है और वो अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अभी भी हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो कास्ट सिस्टम है, ये अभी भी मेंटेन है। पैट्रियार्की अभी भी मेंटेन है। इसको हम विद फैक्ट बता सकते हैं कि जैसे डिफेंस है, वहाँ पे सिर्फ 0.56% महिलाएं हैं। तो क्योंकि ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि डिफेंस जैसी जगहों में महिलाएं नहीं जा सकती। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली सिस्टम है। अभी भी आप देखते हैं कि फैमिली का बहुत एक फैमिली इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। भले ही हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ गए हों, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। हमारे जितने फेस्टिवल्स वगैरह हम मनाते हैं, उसके बाद आपको जो चेंजेस हैं वो लिखने हैं कि क्या क्या चेंजेस इस तरह से, मतलब इसको हम एक प्रॉपर ये इसके जो अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस आपके बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। जैसे कि जो कास्ट सिस्टम है वो है तो, लेकिन शहरों में वो अब क्लास से डिवाइड हो गया है, तो उसकी जो ग्रिप है वो लूज़ हो गई है। ठीक है, शहरों में जो रिच है, रिचनेस और पुअरनेस एक क्लास बन गए हैं। वहाँ पे उस तरह की कास्ट सिस्टम अब नहीं है, और लोग नए तरह की जॉब्स, जैसे कि जो पहले था कि ऑक्यूपेशनल लिमिटेशंस होती थी कि कोई अगर किसी कास्ट में पैदा हुआ है तो वो वही काम करेगा, बट अब ऐसा नहीं है। शिक्षा है, शिक्षा के कारण बहुत सारे लोग मतलब नई स्किल पाए और उन स्किल की वजह से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अच्छी अच्छी जॉब्स मिली। सो वो वहाँ से कास्ट सिस्टम का डाइल्यूशन हुआ है। एंड हाँ, और इसके बाद इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली में जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम था पहले, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, लिव इन रिलेशनशिप्स है, डाइवोर्स जैसी चीज़ों को अब एक्सेप्टेंस मिल गई है इंडियन सोसाइटी में। एंड सिंगल मदर्स एंड इस तरह की चीज़ें जो पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी अब दिखने लगी हैं हमें। सो ये चेंजेस हम लिख सकते हैं कि जो चेंजेस इंडिया की सोसाइटी में आ रहे हैं। फिर हम जैसे जो अगर हम कल्चर या फेस्टिवल्स की बात करें, फूड्स की बात करें, तो हम बाहरी जो दूसरे देश हैं वहाँ के कल्चर्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हम हैलोवीन मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। एंड अगर खाने पीने में देखें तो डोमिनोज़ और मैकडोनल्ड, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंडिया में अडॉप्ट हो चुकी हैं फूड के मामले में। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन बहुत ही कंटेंट रिच क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आप अगर आपने एक अपना प्रिपेयर कर रखा है पहले से, अगर आप इस टॉपिक पे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के एक नोट्स आप प्रिपेयर करके रखो, और उस नोट से ही ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक हैंडल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री डेट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस आर्ग्यू। रीजनलिज्म भी, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि आपको जितने कीवर्ड हैं उन कीवर्ड के आसपास क्वेश्चन घूमते मिलेंगे। तो क्योंकि इतने सारे कीवर्ड उन्होंने स्पेसिफिकली दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन भी उसी के आसपास ही बनाते हैं। तो ये सोशियो के साथ एक अच्छी चीज़ दिखती है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन रीजनलिज्म से आया है। तो रीजनलिज्म में इन्होंने पूछा है कि क्या जो कल्चरल असर्टिवनेस है, कि लोग जो अपने कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, उसकी वजह से रीजनलिज्म इंडिया में हुआ है। तो इस पे आपको सोचना है, इस पे आपको आंसर देना है, आर्ग्यू करना है। ठीक है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? तो एक हद तक ये बात सही है
कि हाँ, लोग अपने जो अपने कल्चरल असर्टिवनेस है, अपने कल्चर से जो प्रेम करते हैं उसकी वजह से ऐसा थोड़ा बहुत मतलब एक लिमिट तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रीजनलिज़्म उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, अगर आप देखो, जैसे कि महाराष्ट्र में मनसे है, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मराठी मानुष वाले कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया था कि यूपी बिहार के जो लोग हैं उनको नहीं आने देना है महाराष्ट्र में। और भी दूसरी रीजनलिज्म के कारण ये भी होता है कि डेवलपमेंट इश्यूज़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं, कि जो विकास या डेवलपमेंट होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जैसे हम इसमें जो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि उस रीजन में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे एक तरह से एक रीजनलिज्म की फीलिंग ज़्यादा बन जाती है कि अरे मतलब हमारे रीजन को इतना ज़्यादा नहीं कोई वो कर रहा है, तो उसके अंदर एक वो हो जाता है। फिर उसके बाद इस तरह से हमारे इंडिया में स्टेट्स बने हैं, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हमने देखा कि हिस्टोरिकल कारण भी रह जाते हैं कि बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे जो राज्य हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। तो जो एक हिस्टोरिकल कारण है उसकी वजह से भी हो जाता है। और तो इस तरह से और भी फैक्टर्स होते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सो ये हम वो देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स हैं। सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि सिर्फ रीजनलिज्म में कि लोग अपने कल्चर को बहुत ही प्रेम करते हैं। तो ये एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। और इसके लिए भी आपका वही है कि आपको नोट्स अपने बनाने पड़ेंगे रीजनलिज्म पे, उसके क्या क्या कारण हैं। अगर आपने उन कारणों को अच्छे से पढ़ा है, उनके सॉल्यूशंस को लिखा है, और फिर आप उसको एक अच्छे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी? एलेबोरेट योर आंसर विथ इलस्ट्रेशन। 2020 में आया है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि अभी आज के टाइम पे जो कास्ट है क्या उसकी रेलेवेंस खो चुकी है, और आपको फिर अपने आंसर्स को इलेबोरेट करना है, ठीक है, बताना है। तो क्या आज की सोसाइटी जहाँ पे इतने सारे इतने सारे लोग हैं, क्या उसमें कास्ट नहीं है? तो कास्ट का देखिए, कास्ट की आइडेंटिटी या कास्ट सिस्टम जो है वो डेफिनेटली डाइल्यूट हुआ है। वो ये भी देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कीवर्ड है आपका सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसमें कास्ट सिस्टम इंडिया का एक सेलिएंट फीचर है, वहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कास्ट क्या अपनी आइडेंटिटी को कास्ट सिस्टम जो है वो क्या मतलब अब नहीं रेलेवेंट है उतना। तो इसमें लिख सकते हैं इसके आपको क्या लगता है कि है कि नहीं, तो ये आपको बताना है। इसमें आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं जो आपकी समझ है अभी तक। तो कास्ट जो है वो उसने डिफरेंट मतलब हाँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि लोग इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है कि इंटर कास्ट मैरिज हो। एंड उसके बाद आता है कि डिफरेंट तरह के जो जॉब्स होते हैं, जैसे कि अभी कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे आप बस इसलिए सेलेक्ट होते हैं, या गवर्नमेंट में भी कि आपको स्किल या नॉलेज है, इसलिए नहीं कि आपकी सर्टेन कास्ट है। जैसे कि पहले ऑक्यूपेशनल हायरार्की होती थी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण में है तो उसको टीचिंग का प्रोफेशन या जो भी कर्मकांड वाले काम हैं वो ही करने होंगे। पर अब के समय में वो चीज़ बदल गई है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम देखते हैं कि कास्ट जो है वो उसकी कास्ट जो है वो डाइल्यूट तो हुआ है, ठीक है, लेकिन कास्ट पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि इररिलेवेंट हो गई है। अभी भी गाँव में ये चीज़ मौजूद है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी के साथ में मौजूद है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। लोग इलेक्शंस में इस आधार पे पॉलिटिक्स लोगों को डिवाइड करते हैं कि मतलब वहाँ उस वाली जगह
जगह पे ज़्यादा हमें ब्राह्मण वोट मिलेगा, वहाँ यादव वोट मिलेगा। ये चीज़ें हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो और इस वजह ये तो उसी जगह उसी प्रकार का व्यक्ति फिर वहाँ पे टिकट मिलता है उसको। अगर कोई मतलब इस तरह से लोग अभी भी पॉलिटिक्स में ये चीज़ है। और तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिलेवेंस और कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज़ भी इतनी अब जो हैं वो उभर के आ रही हैं। जैसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कास्ट बेस्ड ग्रुप हैं, कई जगह बनते हैं वो। ऑनलाइन भी हम देखते हैं जैन कम्युनिटी, ठाकुर कम्युनिटी, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और इसके अलावा मैट्रिमोनियल अलायंस में भी ये चीज़ें दिखती हैं कि लोग अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अपनी कास्ट में ही करें। इवन टुडे तो हम ये बोलते हैं कि हाँ, कास्ट सिस्टम इज़ डाइल्यूट हुआ है, लेकिन वो अपनी अभी भी रेलेवेंट है आज के टाइम में। तो इस तरह से हम एक बैलेंस्ड आंसर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं डाइल्यूट हो चुका है, नहीं रिलेवेंट है, तो आप वो आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली प्रूव करके दिखाते हैं विद इलस्ट्रेशन, बोला है कि एग्जाम्पल के साथ बताइए, ठीक है। 9th क्वेश्चन है कि कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एंटी सोशल कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस कास्ट सिस्टम्स कैन नॉट बी, एक मिनट, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, कमेंट। यहाँ आपको कमेंट करना है। इसमें इन्होंने ये बोल दिया कि कास्ट सिस्टम जो है वो अभी पहले ऊपर वाले में पूछ रहे थे कि अभी उसने रेलेवेंस खोई है, एंड नेक्स्ट में 18 मई से 2 साल पहले इन्होंने ये पूछा है कि क्या कास्ट जो है अब जो है कास्ट सिस्टम एक नई आइडेंटिटी को नई आइडेंटिटीज़ मिल रही हैं कास्ट सिस्टम को, और वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है और इंडिया से उसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, फिर से इस पर आपको कमेंट करना है। तो देखिए, दोनों ही बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन, ऊपर वाले में पूछा है कि रेलेवेंस खो रहा है, दूसरे वाले में बोल रहा है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। तो क्या आपको क्या लगता है, कमेंट करना है। तो और दोनों में ही आप मतलब एक साइड नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ एकदम से हटाया नहीं जा सकता या ऐसी तरह की। देखिए, अज्यूमिंग, अब वो बोल रहा है कि कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़ एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू आइडेंटिटीज़ का मतलब ये हुआ कि देखिए अभी आज के टाइम पे लोग कास्ट सिस्टम को लेके न्यू आइडेंटिटीज़, मतलब अभी उतना ज़्यादा वो नहीं कि पहले की तरह था कि अगर कोई कास्ट हायरार्की में लो है, नीचे पे के पादान पे आता है, तो वो अपनी कास्ट को लेके काफ़ी उनके अंदर हीन भावना होती थी, वो उस चीज़ को छुपाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई उस कास्ट हायरार्की में एक निचले स्थान पर वो है, तो उसको वो छुपाते नहीं हैं। अभी आज के टाइम पे हम इस तरह देखते हैं कि कई तरह की कम्युनिटीज़ मिल गई हैं, कई तरह के कास्ट आइडेंटिटीज़ वो एकजुट हो रहे हैं। जैसे जैसे डिप्रेस्ड क्लास है या ऑल इंडिया दलित महासभा, तो वो उस चीज़ में प्राउड फील करते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रांगली मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो इस चीज़ को आपको बताना है कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, कि इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ा है, आप मतलब इसमें देखिए, यूपीएससी में अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कीवर्ड दे रहा है, तो उसके कुछ रेलेवेंस है, उस बात को भी आप बोलिए कि हाँ ये चीज़ सही है, ऐसा है, ठीक है। तो लेकिन ये बोलने कि इसको फिर हटा नहीं सकते, इरेडिकेट नहीं कर सकते, तो इरेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए लूज़ हुई है, ग्रिप तो लूज़ हुई है, और धीरे धीरे करके इसको ख़त्म किया जा सकता। जैसे क्यों ग्रुप कम हुई है, ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, वो उसको ही हम यहाँ पे उन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख सकते हैं कि कास्ट का जो है वो क्लास में चेंज हो रहा है। और इसके अलावा इसको लिख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो है वो एकदम से तो शायद नहीं जाएगी, लेकिन हाँ हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, और आगे आगे के सालों में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है इस दिशा में हो जाएगी। तो ऐसे करके आप एक बैलेंस आंसर दे सकते हैं। फिर 10th क्वेश्चन है, हाउ इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, डिस्कस, 2018 में आया है। ये क्वेश्चन जो है सेकुलरिज्म पे हमने ऊपर पहले भी देखा कि ऊपर एक और क्वेश्चन सेकुलरिज्म पे हमने देखा था कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है उसमें एसिमिलेशन, टॉलरेंस, और एक और चीज़ था, एसिमिलेशन, टॉलरेंस
और प्लूरलिज्म, इन ये इसके एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो इस पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगेन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडर्न ऑफ सेकुलरिज्म डिस्कस। तो ये भी क्वेश्चन आप अगर अपने जब नोट्स बनाएंगे सेकुलरिज्म पे, तो ये आपको इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म दोनों में डिवाइड करके लिखना होगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको मतलब जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वहाँ पे वो इस पे नहीं कि जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है वो सेपरेट करता है पॉलिटिक्स को और रिलीजन को, जब जो वहाँ पे चर्च के आइडिया से आया था। ठीक है। और दूसरी वहाँ पे जो देश होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे सबकी कैथोलिक ही मोस्टली वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मोस्टली लोग कैथोलिक ही होते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्लूरलिज्म नहीं होता है वहाँ के जो सोसाइटी है। जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लूरलिज्म है, बहुत ज़्यादा तरह के लोग हैं इंडिया में। तो इसलिए हम एक तरह से एक सेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि रिलीजन जो है वो यहाँ के लोगों की आत्मा में है। तो हम इतना ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते कि कि जो है कि हम उसको एक नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते। इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेंस में सबके एसिमिलेशन की बात करता है, सब लोग साथ में रह के चलेंगे। और स्टेट जो होगा वो एक पॉजिटिव रोल निभाएगा, वो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर है वेस्ट में कि स्टेट जो होगा वो एक तरह से न्यूट्रल रहेगा, वो किसी भी उसमें नहीं आएगा, वो मतलब नेगेटिव सेंस में है कि वो पॉलिटिक्स का और जो लोगों के धर्म हैं वो पूरी तरह से अलग अलग रहेंगे। ठीक है। इसमें और दिखती है जैसे जैसे रिलीजन्स में कोई जब इंडिया वाले में अगर कोई रिलीजियस में कोई ऐसी बात आती जो ख़राब हो गई है, जो कि सोशली गलत है, तो भी स्टेट इंटरवेंशन करके उस चीज़ को ठीक करता है। जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक में के लिए बिल आया, तो के लिए एक्ट आया, तो स्टेट ने क्या किया कि वुमेन के लिए वो चीज़ इशू था, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, वुमेन के लिए गलत था, तो स्टेट का इंटरवेंशन था। जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो ये इस तरह से हम दोनों के डिफरेंस को लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी तब होगा जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स में इस पॉइंट को मेंशन करेंगे कि इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न मॉडर्न सेकुलरिज्म में क्या अंतर है। ऐसे वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट सोच के नहीं लिख सकते। सो इन 5 क्वेश्चन को ही रखते हैं, इसके बाद आगे का नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। बंद कैसे होगा यार?